हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी श्रद्धालुओं को जय बद्री विशाल। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो, 2024 में बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हो, तो आप वहां पर कैसे जा सकते हो, वहां पर जाके आप कहां पर रुक सकते हो, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, बद्रीनाथ धाम के अलावा वहां पर आप कौन से ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जिसको विजिट कर सकते हो, आपका कितने दिन का टूर रहेगा और आपका ओवरऑल एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा देखो, लास्ट में मैं आपको बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ताकि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और बहुत ही आरामदायक हो जाए। ऑलराइट, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं बद्रीनाथ का यह मंदिर बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के सबसे मुख्य यानी कि द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में भी शामिल है। साथ ही उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धामों में भी शामिल है। इससे ये आप समझ सकते हो कि हमारे हिंदू धर्म में इस मंदिर का, इस जगह का कितना ज्यादा महत्व है। लोकेशन की बात करें तो यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में खूबसूरत अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ पर आप डायरेक्टली अपना व्हीकल लेके पहुंच सकते हो। मतलब आपको पता ही होगा कि केदारनाथ में सोनप्रयाग से पैदल ट्रैक करके आपको मंदिर तक जाना पड़ता है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप अपना व्हीकल लेके पहुंच सकते हो, मंदिर के आगे तक पहुंच सकते हो और मंदिर में दर्शन कर सकते हो। साथ ही में अगर आप 2024 में बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हो तो उसकी ओपनिंग डेट अनाउंस हो चुकी है हर बार की तरह, यानी कि केदारनाथ मंदिर के पट खुलने के 2 दिन बाद, यानी कि 12 मई 2024 को बद्रीनाथ धाम के पट खुलने वाले हैं। तो पिछले साल हमने जैसे किया था और सारे जो यात्री करते हैं, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हो। अगर आप ओपनिंग डेट पे ही वहां पर जाना चाहते हो तो 10 मई को केदारनाथ धाम में केदार बाबा के दर्शन करने के बाद 12 मई को आप बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हो। और देखो अगेन, जैसे कि केदारनाथ हमारा बहुत ही ज्यादा अल्टीट्यूड पे बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा हाइट पे बना हुआ है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम भी बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है। इसीलिए 6 महीने पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने यह मंदिर टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। ओपनिंग डेट की बात करें तो देखो यार, वो हर साल ऊपर नीचे होती रहती है वेदर के हिसाब से, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ओपन रहता है। ऑलराइट, इंट्रो के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो, बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हो, तो आप वहां पर कैसे पहुंच सकते हो। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं तो देखो, केदारनाथ धाम की तरह आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए ऋषिकेश ही आना पड़ेगा। ऋषिकेश में देखो एयरपोर्ट बना हुआ है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है और आप बस के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हो। तो ऋषिकेश पहुंचने के बाद आप डायरेक्टली वहां से बस के थ्रू बद्रीनाथ जा सकते हो, या फिर प्राइवेट टैक्सी के थ्रू जा सकते हो, शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हो, या फिर खुद का व्हीकल लेके भी वहां पर डायरेक्टली जा सकते हो। बहुत ही अच्छी रोड कनेक्टिविटी वहां पर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले बस की बात करें तो देखो यहाँ पर टाइमिंग्स आ रहे होंगे, सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक आराम से आप कोई भी बस पकड़ के बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हो, जिसके लिए आपको 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी और वो बस आपको डायरेक्टली ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंचा देगी। और देखो यार, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 290 किलोमीटर के आसपास है। और आपको पता होगा कि भाई सब पहाड़ों में 290 किलोमीटर मतलब कितना टाइम लगता है, तो इसीलिए ऋषिकेश से 4 साढ़े 4 वाली बस पकड़ ले तो आराम से आप टाइम रहते बद्रीनाथ धाम पहुंच जाओगे। शेयरिंग टैक्सी में आपके 1400 से 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लगने वाले, तो आप उसके थ्रू भी डेफिनेटली जा सकते हो। और देखो, अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे हो या फिर अपने ग्रुप में घूम रहे हो और आपको ऐसा है कि नहीं हमको प्राइवेट टैक्सी चाहिए, तो टैक्सी वाले आपको 15 से 16 हजार रुपए में राउंड ट्रिप करवा देंगे। मतलब आप ऋषिकेश से वो बद्रीनाथ धाम आपको लेके जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में आप दर्शन करोगे, उसके बाद वापस आपको ऋषिकेश भी ला देंगे। और देखो, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी का जो पूरा टैक्सी स्टैंड है ना, वो बिल्कुल बस स्टेशन के बाहर ही बना हुआ है, सामने ही बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सबसे लास्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपना प्राइवेट व्हीकल है तो उसके थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 290 किलोमीटर के आसपास है और रोड कनेक्टिविटी, रोड की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, आप इजीली वहां पर पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखो, ऋषिकेश से आप जैसे ही चलोगे ना तो श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग तक बिल्कुल सेम रास्ता है केदारनाथ का और बद्रीनाथ का। उसके बाद दोनों रास्ते अलग हो जाता है, एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है और दूसरा हाईवे जो है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम खुद का व्हीकल लेके भी जाना चाहते हो, बहुत ही अच्छे रास्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो, ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारी तरह मतलब केदारनाथ के दर्शन करने के बाद डायरेक्टली वहां से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। तो देखो, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए मेनली 2 रास्ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सोनप्रयाग से आप डायरेक्टली रुद्रप्रयाग तक वापस आ सकते हो और उसके बाद वही बद्रीनाथ वाला हाईवे पकड़ के आप डायरेक्टली बद्रीनाथ धाम जा सकते हो। ये रास्ता दूसरे वाले रास्ते से थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आपका टाइम बहुत ही कम लगने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा हाईवे
हाईवे बना हुआ। और उसके अलावा अभी देखो यार, आप उखीमठ, चोपता, चमोली होते हुए डायरेक्टली आप बीच में सही केदारनाथ से बद्रीनाथ जा सकते हो। दूसरा वाला जो मैंने रास्ता बताया चोपता वाला, उसकी कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चोपता वाले रास्ते से ही जाए। भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको उस रास्ते में देखने वाले हैं। तो देखो यार, अगर आप जब भी केदारनाथ से डायरेक्टली बद्रीनाथ जा रहे हो और खुद का व्हीकल लेकर ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्रीफर करना कि चोपता वाला रास्ता आप चूज करो। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया कि आप बद्रीनाथ धाम कैसे जा सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि वहां पर जाके आप कहां पर रुक सकते हो, स्टे कहां पर ले सकते हो। शुक्लांबरधरं विष्णु तो देखो यार, बद्रीनाथ में वैसे तो बहुत सारी धर्मशाला और होटल बनी हुई है, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन देखो यार, अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आप एक फिक्स बजट के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा कि आप धर्मशाला या फिर सस्ते से गेस्ट हाउस में अपना स्टे ले सकते हो। वहां पर देखो ऑप्शंस की बात करें तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दे देता हूँ, जिसमें देखो आप श्री बोलागिरी आश्रम में अपना स्टे ले सकते हो, अलवर भवन में अपना स्टे ले सकते हो, और हिम शिखर करके एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो वहां पर भी आप अपना स्टे ले सकते हो, जहां पर आपको 1200 से 2000 रुपए के बीच में आराम से 4 बेड वाला स्टे मिल जाएगा, 4 बेड वाला रूम मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और सस्ता स्टे आपका वहां पर रहने वाला है। अब देखो होटल्स की बात करें तो होटल्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है वहां पर, मतलब प्राइस का कोई लिमिट ही नहीं है। 1500 से लेके 15,000 तक के आपको वहां पर होटल मिल जाएंगे। और देखो यार, एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग जब गए थे बद्रीनाथ धाम पे, पहले दिन पे गए थे, तो बहुत ही एवरेज सा रूम था, मतलब डिलक्स कैटेगरी आप बोल सकते हो। उसके लिए हमने 4000 रुपए पे किए थे। तो देखो यार, सीजन में होटल कैसा है, होटल के रूम कैसे है, उसके ऊपर प्राइस नहीं रहता। टूरिस्ट का फ्लो कितना है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके ऊपर उसका प्राइस रहता है। और देखो, अगर आप सीजन के टाइम पे जाते हो, पीक सीजन में बद्रीनाथ धाम जाते हो, और वहां पर आपको स्टे बहुत ही महंगे लगते हैं, वहां पर स्टे आपको नहीं मिलता है, तो बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर पहले जोशीमठ में आप आ सकते हो, वहां पर स्टे ले सकते हो। भाई साहब, वहां पर तो भर के स्टे ऑप्शन है, और आपको सस्ते और अच्छे स्टे वहां पर मिलने वाले हैं। स्टे ऑप्शन के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, तो वहां पर बद्रीनाथ मंदिर के अलावा कौन से ऐसे प्लेसेस है जिसको आप विजिट कर सकते हो। शुक्लांबरधरं विष्णु तो देखो, बद्रीनाथ धाम जाके ऑब्वियसली आप सबसे पहले बद्री विशाल जी के दर्शन करोगे। उसके अलावा देखो, बद्रीनाथ मंदिर के ठीक बाहर तप्त कुंड नाम से गर्म पानी का कुंड बना हुआ है। तो देखो यार, सही बता रहा हूँ, हम जब बद्रीनाथ धाम गए थे तो उस कुंड को देख के हम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर के ठीक बाहर से अलकनंदा रिवर निकलती है, और भाई साहब उसका फ्रीजिंग वाटर होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा वाटर होता है। और उसके जस्ट बगल में बना हुआ है तप्त कुंड, और उसमें इतना गर्म पानी, और वो भी टेम्परेचर उस टाइम पे चल रहा था -2 -3। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। और ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में स्नान करने से, तप्त कुंड में स्नान करने से आपकी जो चमड़ी के रोग होते हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं। तप्त कुंड के अलावा बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बद्रीनाथ गांव में आप छोटे बड़े मंदिर जो उसका दर्शन कर सकते हो। उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आएगा माना विलेज, भारत का सबसे पहला गांव। क्योंकि माना विलेज से जैसे आप आगे जाओगे तो भारत की बॉर्डर आ जाएगी, भारत की सरहद आ जाएगी। अब देखो, भारत का सबसे पहला गांव, तो वैसे ही उस गांव का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। लेकिन माना विलेज में हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले आती है सरस्वती नदी। मतलब देखो यार, सरस्वती नदी वहां पर ही माना विलेज में ही आपको देखने को मिलेगी, प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देखने को मिलेगी। उसके बाद वो नदी गुप्त नदी हो जाती है, मतलब पाताल में चली जाती है। तो सरस्वती नदी को आप वहां पर जाके देख सकते हो। साथ ही में सरस्वती नदी के किनारे, जस्ट किनारे, सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो वहां पर जाके आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। उसके अलावा देखो, वहां पर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। अब देखो, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये वही जगह है जहां पर वेद व्यास जी ने महाभारत बोली थी, और भगवान गणेश जी ने अपने हाथों से महाभारत लिखी थी। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ, धर्म पुराण वहां पर लिखे गए। और महाभारत के युद्ध के बाद आपने सुना होगा कि 5 पांडव जो थे वो अपने पैदल स्वर्ग यात्रा के लिए निकल गए थे, तो वो लोग यहाँ से ही निकले थे। और देखो यार, सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है वहां पर बहुत ही बड़ा एक खड्डा है, तो 5 पांडवों में से भीम ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर ला के रख दिया था, ताकि वो लोग वो नदी पार कर सके, वो खड्डा पार कर सके, जो आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो आज भी वहां पर जाके आप भीम पुल को देख सकते हो। तो देखो यार, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यहाँ पर। पांडवों ने यहाँ से अपनी स्वर्ग यात्रा की थी, तो आप इन खूबसूरत प्लेसेस को, हमारे धार्मिक जगहों को यहाँ पर जाके देख सकते हो। और उसके अलावा देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है जोशीमठ। तो जोशीमठ से आप औली हिल स्टेशन जा सकते हो, जो कि उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन है टूरिस्ट के बीच में। तो अगर आपके पास टाइम है और आप इस सब प्लेसेस घूमना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। टूरिस्ट प्लेसेस के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, अपना यात्रा पास कैसे बनवा सकते हो। शुक्लांबरधरं विष्णु
तो देखो यार, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनको विजिट करने के लिए आपको एक यात्रा पास बनवाना पड़ता है। तो यात्रा पास आप मेनली 2 तरीकों से बनवा सकते हो। पहला है व्हाट्सएप चैट के जरिए और दूसरा है उनकी वेबसाइट पे जाके। देखो सबसे ईजी और सबसे कन्वीनियंट जो आपका तरीका रहेगा वो रहेगा व्हाट्सएप चैट। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन पर यात्रा पास का व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आपको यात्रा लिखना है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आप किस डेट पे कौन से धाम को विजिट करने वाले हो। ये सारे आंसर देने के बाद आपको डायरेक्टली एक पीडीएफ रेडी मिल जाएगी, वही होगा आपका यात्रा पास। और उसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है वेबसाइट के थ्रू। तो देखो यहाँ पर 4 धाम यात्रा की वेबसाइट आ रही होगी, तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना यात्रा पास बनवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं फूड ऑप्शन के बारे में, खाने पीने के बारे में। शुक्लाम्बरधरं विष्णु तो देखो यार, आपकी इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब जैसे आप ऋषिकेश पहुंचोगे, ऋषिकेश में आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद श्रीनगर में मिलेंगे, उसके बाद रास्ते में आगे रुद्रप्रयाग में मिलेंगे। जैसे आप बद्रीनाथ धाम पहुंचोगे, बद्रीनाथ में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आराम से आपको अपनी थाली मिल जाएगी खाने की, लंच डिनर के लिए। तो खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इजीली और बहुत अच्छे और सस्ते में यहाँ पर खाना पीना खा सकते हो। फूड ऑप्शन के बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हो तो आपको कितने दिन लगेंगे। शुक्लाम्बरधरं विष्णु तो दिल्ली से अगर आप शुरुआत करोगे तो दिल्ली से आप ऋषिकेश बाय ट्रेन पहुंचोगे, उसके बाद ऋषिकेश से बस पकड़ के आप बद्रीनाथ जाओगे, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करोगे, माना विलेज को घूमोगे, उसके बाद वहां से ऋषिकेश वापस आओगे, ऋषिकेश से आप दिल्ली वापस आओगे। तो इन सारे ट्रिप को अच्छे से करने के लिए, आराम से करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगने वाले हैं। वैसे तो देखो आप इसको 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप आराम से करें और 3 से 4 दिन में इस ट्रिप को कंप्लीट करें। इसके बाद अभी हम लोग बात कर लेते हैं बजट के बारे में कि अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हो तो आपको कितने पैसे लगेंगे। शुक्लाम्बरधरं विष्णु तो देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग इस ट्रिप को एक्स दिल्ली कंसीडर कर रहे हैं। तो दिल्ली से डायरेक्टली आप ऋषिकेश के लिए ट्रेन ले सकते हो, जिसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और देखो यार, 200 रुपये में आराम से स्लीपर क्लास में सोते सोते ऋषिकेश पहुंच जाओगे। तो आप दिल्ली से ऋषिकेश जैसे ही पहुंचोगे उसी तरह आपको ऋषिकेश से वापस दिल्ली भी जाना पड़ेगा अपनी ट्रिप खत्म करके। तो ट्रेन की टिकट के आपके टोटल हो जाएंगे 200 आने के, 200 जाने के, यानी कि 400 रुपये। उसके बाद देखो जैसे कि मैंने बताया कि ऋषिकेश से आप डायरेक्टली बद्रीनाथ की बस ले सकते हो, जिसका किराया है 600 रुपये। तो 600 रुपये जाने का और 600 रुपये आने का, यानी कि 1200 रुपये आपके हो जाएंगे बस के लिए। उसके बाद देखो जैसे आप अपने ट्रिप शुरू करोगे तो दिल्ली से आप ऋषिकेश बाय ट्रेन पहुंचोगे, तो उस रात को आपको ऋषिकेश में रुकना पड़ेगा, अपना स्टे वहां पर लेना पड़ेगा। तो देखो यार, एक चीज बताना चाहूंगा कि बस स्टेशन के पास में आप अपना स्टे लीजिएगा, वहां पर बहुत ही सस्ती और अच्छी होटल मिल जाएगी। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप आराम से अपने होटल से उठ के बस स्टेशन आ सकते हो और ऋषिकेश से बस पकड़ के बद्रीनाथ धाम जा सकते हो। और वहां पर 500 रुपए से लेके 1000 रुपए में आराम से आपको होटल मिल जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करें कि आपने 800 रुपये वाले होटल चूज किए। उसके बाद देखो बद्रीनाथ धाम आप जैसे ही पहुंचोगे तो वहां पर भी आपको स्टे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो यार बद्रीनाथ धाम में आप दर्शन करोगे, उसके बाद माणा विलेज को घूमने जाओगे, आसपास की प्लेसेस घूमोगे, तो उस रात को आपको डेफिनेटली बद्रीनाथ धाम में अपना स्टे लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप माणा विलेज की तरफ ले सकते हो या फिर जोशीमठ की तरफ भी ले सकते हो, लेकिन वहां पर ही आपको अपना स्टे लेना ही पड़ेगा। उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपने आश्रम में अपना स्टे लिया, जिसके लिए आपको 300 से 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगने वाला है। और ये जो आपका पूरा ट्रिप रहेगा उसमें आपके खाने पीने के अगर एक्सपेंसेस को गिनेंगे तो पर पर्सन के हिसाब से 1200 से 1500 रुपये आपके खाने में लगने वाले हैं। तो अगर आप ये सारा मिला दोगे तो 4000 रुपये में आराम से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हो। और देखो ये 4000 रुपये का बजट जो है ना, ऊपर नीचे डेफिनेटली आपके हिसाब से हो ही सकता है, क्योंकि देखो यार आप कैसे यहाँ पर आ रहे हो, कौन से होटल में रुक रहे हो, उसके ऊपर आपका पूरा बजट रहेगा। लेकिन 4000 रुपये आप पकड़ के चल सकते हो कि अगर आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी है तो 4000 रुपये में आप कर सकते हो। ऑलराइट, बजट के बाद अभी हम लोग सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं हमारी प्रो टिप्स के बारे में। शुक्लाम्बरधरं विष्णु तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 12 मई 2024 को बद्रीनाथ धाम के पट खुलने वाले हैं। और देखो मई के महीने में पूरे इंडिया में कितनी गर्मी होती है, और इस साल तो कितनी गर्मी हो रही है आपको पता ही होगा। तो ये गलती मत करना, ये सोच के वहां पर मत चले जाना कि अभी यहाँ पर गर्मी है तो बद्रीनाथ धाम में भी गर्मी ही होगी। भाई साहब, वहां पर एक्सट्रीम ठंड गिरती है। तो हमारी सबसे पहली प्रो टिप है कि पूरे साल में आप कभी भी यहाँ पर आते हो आपको वुलन्स कैरी करने ही करने हैं। हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी टिप है वो है अपने साथ रेन लाइनर जरूर कैरी करें, क्योंकि देखो यार केदारनाथ धाम की तरह ये जगह भी बहुत ही ज्यादा अल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पर भी कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। तो आप अपने साथ रेन लाइनर यानी कि रेनकोट या फिर अम्ब्रेला जरूर कैरी करें। हमारी तीसरी जो सबसे बड़ी प्रो टिप है वो ये है कि जैसे आप बद्रीनाथ धाम पहुंचोगे, शाम को पहुंचोगे, दूसरे दिन आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले हो, तो भाई साहब
अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के आसपास लाइन में लग जाना, क्योंकि देखो यार पिछले साल हम लोग शुरुआत में गए थे, पहले ही दिन पे गए थे और 8 बजे उठ के हम लोग जब गए तो भाई साहब 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। मंदिर का परिसर तो मैं गिन ही नहीं रहा इसमें, सिर्फ और सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 किलोमीटर बाहर लंबी लाइन। तो अगर आपको अच्छे से और कन्वीनियंटली दर्शन करने हैं तो सुबह 4 से 5 बजे आप लाइन में लग जाइए, आपके इजीली 8 बजे तक आराम से दर्शन हो जाएंगे। हमारी चौथी जो प्रो टिप्स है वो ये है कि जैसे आप ऋषिकेश पहुंचोगे ना तो भाई साहब उसी दिन अपनी एडवांस में बुकिंग करवा लो या फिर ऑनलाइन बुकिंग करवा लो। मतलब ऋषिकेश से बद्रीनाथ की जो बस होती है उसकी बुकिंग एडवांस में करवा लो, और जैसे आप बद्रीनाथ धाम पहुंचोगे, आपका प्लानिंग है कि 1-2 दिन हम बद्रीनाथ धाम में बिताने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पहुंचते ही अपने रिटर्न टिकट करवा लेना, क्योंकि सीजन के टाइम पे बस में बुकिंग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जाते टाइम यानी कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते टाइम ही आपको अगर बस में बुकिंग नहीं मिली तो आपको शेयरिंग टैक्सी में जाना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा इन कंपेयर विद बस। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आने जाने की जो टिकट रहती है ना वो फिक्स करके रखना, एडवांस में बुक करवा के रखना। तो बस यार देखो, यही थी हमारी वीडियो, यही था हमारा ट्रैवल गाइड। उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जाए और हमारी इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जय बद्री विशाल का एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग 2024 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने का सोच रहे हैं, ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो पहली बार हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हमने सोमनाथ धाम और केदारनाथ धाम के आपको दर्शन करवा दिए हैं और बाकी हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन भी आपको करवाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय बद्री विशाल।